तो हमारे माइंड में अगर हम बार बार 60 मीटर की बाउंड्री के छक्के मारते रहेंगे तो हमारे जो मसल और जो हमारा माइंड कनेक्शन होता है वो हमेशा उसी चीज़ पे अडेप्ट कर लेगा कि नहीं, मैं तो हमेशा टीयू में तो मैं 60 मीटर की बाउंड्री में मेरा छक्का चला जाता था, इतना पावर जनरेशन पे मेरा छक्का हो जाता था टीयू में। बट अगर मैं कहीं बाहर जाके खेल रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप में मैं जा रहा हूँ और मैंने उतने ही पावर में मारा तो मैं आउट हो गया लॉन्ग ऑन पे या लॉन्ग ऑफ पे या डीप में कहीं, क्योंकि पावर तो जनरेट मेरी बॉडी ने उतना ही करा है। बट वो ग्राउंड उतना बड़ा था कि वो वहाँ पर जाके आउट हो गया। ये सबकॉन्शियसली होने वाली चीज़ें हैं, ये एक्टिव नहीं सोचता है कोई। नमस्कार दोस्तों, क्रिकडोज के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो आप न्यूज़ में काफ़ी पिछले लगभग 7-8 महीनों से रेगुलरली, आप अगर क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं नेपाल की, तो आप रेगुलरली ही उस न्यूज़ के ऊपर भी आपकी एक नज़र होगी, जो कि है एक ग्राउंड के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिलोत्तमा में बनने वाला एक्स्ट्रा टेक ओवल क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट स्टेडियम बोलिए या ग्राउंड बोलिए, इवेंचुअली वो एक स्टेडियम में कन्वर्ट होने वाला है। एक प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू वो स्टेडियम बनने जा रहा है। तो मतलब कि ये कोई संस्था नहीं बना रही, ये कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सिंगल ऑनर हैं मिस्टर विनोद कुंवर जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, नेपाल के हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका बिजनेस है एक्स्ट्रा टेक के नाम से, जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जॉब रिलेटेड वगैरह। और वो एक बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन भी है। इतने बड़े फ़ैन हैं कि वो एक स्टेडियम अपनी निजी लगानी में वो नेपाल में बना रहे हैं, जिसका शिलान्यास लगभग 8-9 महीने पहले, लगभग लास्ट आपका मैं बोलना चाहूँगा लगभग साल भर हो चुका है। सभी लोग सोच रहे थे कि ये प्रोजेक्ट भी कहीं गौतम बुद्ध के जैसा तो नहीं हो जाएगा, जो हमारा गौतम बुद्ध जो धुर्मु सुनतली फाउंडेशन के द्वारा बनाया जा रहा था, शायद कहीं वैसा ही ना हो जाए, कहीं बीच में आके मतलब रोकना पड़े या कंप्लीट नहीं होगा या कुछ भी, या जो भी क्या बोलते हैं कि आपके रिसोर्सेज की कमी ना हो जाए, कहीं पैसा कम ना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें लगाई जाती थी शुरुआत में, तो किसी को विश्वास हो नहीं रहा था। बट उन्होंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि हम विद प्लानिंग जा रहे हैं और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने वही चीज़ करी जो एक समझदार इन्वेस्टर करता है। उन्होंने पहले स्टेडियम ना बना के उन्होंने पहले ग्राउंड को डेवलप किया, क्योंकि मैच खेलने के लिए आपको स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है। मैच खेलने के लिए आपको चाहिए पिच, ग्राउंड, जो कि आपकी ग्रास, फेंसिंग, ड्रेनेज, ये जो बेसिक नीड्स होती है ग्राउंड बनाने के लिए। तो वो चीज़ के बाद आप मैचेस शुरू करके और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उसको स्टेडियम बनाते रहिए। पहले अलग अलग फेज़ में काम कीजिए। तो उन्होंने फुल प्लानिंग के साथ 5 साल के प्रोजेक्ट को लेके इसको देखते हुए चल रहे थे। तो उसी के तहत कल उसका इनॉग्रेशन है, और इनॉग्रेशन के अंदर एक्स्ट्रा टेक लेजेंड्स कप करके एक जो सेरेमनी है वो रखी गई है, जिसके अंदर T10 की फॉर्मेट में नेपाल के पिछले 96 बैच से लेके 2014 बैच तक के प्लेयर्स आपस में मैचेस खेलेंगे। एग्जीबिशन मैच होगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इंडिविजुअली इस ग्राउंड के लिए। अब फिर मैं इसके ग्राउंड की जो खासियत है मैं आपको बताऊँगा अभी कुछ देर में, कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी था और जो इतने सालों में अभी तक नहीं हो पाया था, वो अब जाके एक इंडिविजुअल बंदे ने पॉसिबल कर दिया है और करके भी दिखा दिया कि अगर आप चाहो और सही तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो और अपना पैसा सही जगह पे लगाओ, तो आप कम से कम बजट के अंदर जो ग्राउंड जितना आप देख रहे हैं ना गाइस, जो आपने जितनी वीडियोस देखी होंगी, या अभी भी मैं आपको कल लाइव भी आपको मैचेस देखने को मिलेंगे, कल से इनॉग्रेशन है। अभी तक का जो ग्राउंड तैयार हुआ है उसमें उनका लैंड छोड़ के सिर्फ 6 करोड़ रुपये में, 5 से 6 करोड़ रुपये में वो ग्राउंड है वो अभी तैयार हो गया। 5 से 6 करोड़ में उनके इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसमें उनके 2-2 रोलर्स हैं और सुपर सॉपर्स भी हैं, और मतलब कि जो लॉन मोवर्स भी हैं, जो मतलब घास काटने वाली मशीन्स हैं, तो वो भी सारी उन्होंने टॉप नॉच ली है। ऐसा नहीं कि वो काम चला रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर तैयारी से इनिशिएट कर रहे हैं कि उनको एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड तैयार करना है। जो कि मैं भी ये मानता था। अगर हम कहीं भी वर्ल्ड के आप किसी भी कोने में मैचेस देखिए, उनके ग्राउंड की कंडीशन क्या होती है यार। उनके ग्राउंड में मैच देखने का, आप इंग्लैंड का कोई सा मैच उठा दीजिए, न्यूजीलैंड का ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, इवन इंडिया का, और मतलब कि उनकी ग्राउंड की, एशिया से बाहर की मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, उनकी ग्राउंड की क्या कंडीशंस होती है, उनकी ग्रीनरी, मतलब जो ग्रास की क्वालिटी होती है वो कितनी बढ़िया होती है। इंजरी भी, हमारे प्लेयर्स को इंजरी नहीं होगी ऐसे अगर हम ग्राउंड्स रेडी कर पाए। जो ग्रास लगाई गई है वो बरमूडा ग्रास है उसके अंदर, जो कि आपकी ऑल ओवर जो इंटरनेशनल जितने भी आपके पिचेस बन रही हैं, इवन फुटबॉल के जो पिचेस होती हैं वहाँ पर भी बरमूडा ग्रास यूज़ होती है, टर्फ जो बनाई जाती है। तो उस चीज़ में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया है। और जो उस ग्राउंड को बना रहे हैं वो खुद माधव पाठक जी, जो
पिच क्यूरेटर भी है और ग्राउंड स्टाफ भी है, जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको दुबई के अंदर। तो दुबई के उन्होंने काफ़ी सारे ग्राउंड्स रेडी करे हैं। आप अभी देख लेंगे जो हमने लास्ट एशिया कप, जो हमने अंडर 19 का एशिया कप जिस ग्राउंड में हम खेलने गए थे, वो वाले जो 2 ग्राउंड थे, उनमें से वही ग्राउंड तैयार किए गए हैं माधव पाठक जी के नेतृत्व में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का वो एक्सपीरियंस ला रहे हैं नेपाल के अंदर, और उनका वो पहला प्रोजेक्ट है। ये ग्राउंड उन्होंने रेडी किया है, और उनके शुरू से ही मैं लगातार इंटरव्यू और बातचीत सुनता आ रहा था। तो उनका मानना ये था कि ऐसी पिच नेपाल में अभी तक कहीं नहीं बनी है। नेपाल में अभी तक जितनी भी पिचेस बन रही थी सारी बैटिंग फ्रेंडली थी, स्पिन फ्रेंडली थी। अभी तक फास्ट बॉलर्स के लिए कोई पिच स्पेशली बनाई ही नहीं गई है। और ये रेड क्ले की जो लाल मिट्टी की जो ये पिच बनी है, ये समझ लीजिए कि हमारे लिए तो गेम चेंजर हो सकती है आने वाले टाइम पे। उसका भी मैं रीज़न देता हूँ क्यों। क्योंकि जनरली जितनी भी आपकी पिचेस बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सारी जगह पे रेड सॉइल से बनाई जाती है, जिसमें आपको बाउंस अच्छा मिलता है और फास्ट बॉलर्स के लिए मदद बहुत ज़्यादा होती है। तो बैटिंग करना तो इसमें चैलेंजिंग ही है। आपको अब साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, बाउंसी ट्रैक्स के लिए हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। अब हमारे पास नेपाल में ही ऐसी पिचेस तैयार हो गई हैं, और इवन इंग्लैंड जैसे भी कंडीशंस हम यहाँ पर अडेप्ट, मतलब कि हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे इंग्लैंड की और यूरोपियन जो स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, यहाँ की जो कंडीशंस की जो पिचेस होती है वो भी हम यहाँ पर उसको रेप्लिकेट करके हम अपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग ईजिली उनको दे सकते हैं। तो ये होना अभी तक तो नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का आपको प्रोसेस पता ही है, काफ़ी स्लो होता है। मुल्पानी अभी भी 20 साल 25 साल से बनी रहा है और अभी तक कुछ उसमें प्रोग्रेस दिखी नहीं है। बस कुछ 2-4 पैराफिट बन गए हैं और उसी में ही अटके पड़े। तो पिचेस की तो बात ही नहीं कर रहा। मुल्पानी में अभी भी काफ़ी ग्राउंड रेडी है, जो लोअर मुल्पानी, अगर वहाँ भी आप अभी पिचेस करा के मैच कराने लगो तो टीयू से ज़्यादा अभी भी वहाँ पर कैपेसिटी बन चुकी है। तो चलो उस जगह नहीं जाते, मैं इसी ग्राउंड पे रहता हूँ। तो बात ये है कि आपको जो जितने प्रैक्टिस के लिए हमको अलग अलग पिचेस और अलग अलग कंडीशन चाहिए थी, वो हमें यहाँ पर ही प्रोवाइड होने वाली है। अब इस ग्राउंड के इनॉग्रेशन के बाद से ही ये ग्राउंड रेडी हो गया है फर्दर यूज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ग्राउंड का साइज़, इस ग्राउंड की जो आपका रेडियस है लगभग 80 मीटर्स के अराउंड है। मतलब कि 80 मीटर की बाउंड्री मैक्सिमम यहाँ से जा सकती है इस ग्राउंड के अंदर, जो कि एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि हमको बड़े बड़े स्टेडियम्स और बड़े बड़े ग्राउंड में मैचेस खेलने हैं आने वाले टाइम पे। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हमें मैच खेलना पड़ गया, या साउथ अफ्रीका में, या कहीं भी किसी भी, तो वहाँ पर जो एवरेज जो आपका होता है वो 70 to 80 मीटर्स की बाउंड्री रहती है मिनिमम। और हमारे यहाँ पर हमको आदत है 60, 60, 65 में खेलने की। तो अभी तक हम छोटे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अब हमें बड़े ग्राउंड का भी एक्सेस मिल जाएगा इस ग्राउंड के आने के बाद। 80 मीटर्स की बाउंड्री पे जब हम कोई भी अपना हिट लगाते हैं, अब हम छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम 60 पे कर रहे हैं, तो हमारा पावर जनरेशन ही 60 के लिए हो रहा है। तो हमारे माइंड में अगर हम बार बार 60 मीटर की बाउंड्री के छक्के मारते रहेंगे, तो हमारी जो मसल और जो हमारा माइंड कनेक्शन होता है वो हमेशा उसी चीज़ पे अडेप्ट कर लेगा कि नहीं, मैं तो हमेशा टीयू में तो मैं 60 मीटर की बाउंड्री में मेरा छक्का चला जाता था, इतना पावर जनरेशन पे मेरा छक्का हो जाता था टीयू में। बट अगर मैं कहीं बाहर जाके खेल रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप में मैं जा रहा हूँ और मैंने उतने ही पावर में मारा, तो मैं आउट हो गया लॉन्ग ऑन पे या लॉन्ग ऑफ पे या डीप में कहीं, क्योंकि पावर तो जनरेट मेरी बॉडी ने उतना ही करा है, बट वो ग्राउंड उतना बड़ा था कि वो वहाँ पर जाके आउट हो गया। ये सबकॉन्शियसली होने वाली चीज़ें हैं, ये एक्टिव नहीं सोचता है कोई, ये सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। अगर जो प्लेयर, ये सारी प्रैक्टिस की बात है, देखिए कंडीशन जैसी जैसी आप चैलेंजिंग कंडीशंस में आप बैटिंग करेंगे, जितना टफ होगा आपके लिए, उतनी ही ज़्यादा आप निखर के आएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है, जो प्लेयर्स हैं स्पेशली जो खेलते हैं, कभी जिन्होंने क्रिकेट खेला है खुद से, तो वो सभी लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, और जो देखते हैं उनको भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप बड़े ग्राउंड, क्योंकि हमारा बड़ा ग्राउंड है ही नहीं हमारे पास, हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हम 60 से 70 मीटर, हम 60 से 70 यार्ड्स के अंदर ही हम खेले हैं अभी तक मैक्सिमम क्रिकेट अपनी। तो एक बड़े ग्राउंड का एक्सेस मिलना भी हमारे लिए एक पॉजिटिव है, और जो कि हमारे ही कंट्री के अंदर बन चुका है। और वहाँ पर चैलेंजिंग विकेट भी तैयार हो सकती है। और ग्रास, पिच के ऊपर जो ग्रास लगाई गई है वही बरमूडा ग्रास है, और अगर 4 mm आपकी ग्रास लगी जो स्टैंडर्ड होती है, तो वहाँ पर बॉल आपकी सेम मूवमेंट देता है, और बॉलर्स के लिए फिर बैट्समैन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है बैटिंग। फिर देखने में मज़ा आता है कि हमारे बैट्समैन कैसे अडेप्ट करते हैं। तो गाइज़, और ग्राउंड का स्लोप काफ़ी अच्छा है, और ग्राउंड के अंदर बम्प नहीं है, कहीं भी ऑकवर्ड बाउंस आपको नहीं मिलेगा।
फील्डिंग आप जितनी मर्ज़ी करिए, जितनी मर्ज़ी डाइव मारिए ऐसी ग्राउंड के अंदर, तो आपको इंजरीज़ नहीं होंगी। तो गाइज़ जो ये कॉन्सेप्ट और जो ये स्टेडियम बन रहा है, मैं तो कहूँगा नेपाल को तो हम सबको सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए विनोद कुंवर जी का, जिन्होंने ये इनिशिएट उठाया और एग्जीक्यूट भी किया और हमारे सामने प्रेजेंट भी कर दिया। और हमारा ये सब लोगों का दायित्व क्या बनता है कि अब हम जाके जो अब कल लेजेंड्स कप होने वाला है, तो हम फैंस को क्या करना है, सिर्फ वहाँ पर जाके अगर जो एक्सेस है जिनके पास, जो आसपास रहते हैं, वो प्लीज़ जाके ग्राउंड में एक बार विजिट करें, एक बार उनको प्रोत्साहन दे के ज़रूर आए। उनको भी एनर्जी मिलेगी कि नहीं, फैंस भी मेरे साथ हैं, और जब तक हम वहाँ उपलब्ध नहीं होंगे, हम वहाँ जाएंगे नहीं, हम वहाँ क्राउड इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर भी मोटिवेशन और उनको बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन तो है, और उस मोटिवेशन को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए हमारा वहाँ जाना ज़रूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो आसपास के जितने भी जो लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको ज़रूर जाना चाहिए उस ग्राउंड में। और और उन्होंने बोला है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ही वो एक पवेलियन और एक VIP बॉक्स, और मतलब जो ड्रेसिंग रूम का जो पूरा एक सेटअप रहता है, प्लस 2-3,000 के अराउंड में सीटिंग कैपेसिटी, वो 6 महीने के अंदर जो दशई आने वाली है उसके आसपास ही वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद से आप रेगुलरली ही इंटरनेशनल मैचेस भी होस्ट करने को रेडी हो जाएगा वो। और विद इन उसके 6 महीने के अंदर वो कोशिश करने वाले हैं कि फ्लड लाइट्स लगाने की। तो जितना ज़्यादा हो सके हम उनको प्रोत्साहन दें, हम वहाँ जाके अपनी अटेंडेंस लगाएं, और ताकि उनको भी वो मोरल बूस्ट हो और जल्द से जल्द और ज़्यादा स्पीड अप हो काम। तो गाइज़ मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ये इनिशिएट, मेरे को सच बताऊँ तो मेरे को यहाँ पर नेपाल का फास्ट बॉलिंग जो अटैक है, जो फास्ट बॉलर्स है, मेरे को इंटरनेशनल मैच देखने का काफ़ी मन कर रहा है इस वाले ग्राउंड के अंदर। और जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी जो निकल के आएगी, हम देखते रह जाते हैं कि जो TU के अंदर जो हम कभी मैच देखते हैं, देखिए वो क्वालिटी हमको नहीं दिख पाती ग्राउंड की, पिच की। हमको कभी बार तो कैमरा क्वालिटी जो है वो बॉल को ही ट्रैक नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉल दिखना ही बंद हो जाती है। जब आप सफ़ेद घास पे सफ़ेद बॉल दौड़ेगी या पिच पे सफ़ेद बॉल दौड़ेगी तो आपको दिखेगी नहीं, तो वो क्वालिटी का मज़ा आ नहीं पाता। पर इस ग्राउंड में वो सब नहीं होगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ग्राउंड में मैच देखने के लिए, और आप सभी भी होंगे। नेपाल का मैच आने वाले शायद लीग 2 का भी ये होस्ट करे आने वाले कुछ समय में। मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास जो शायद सीरीज़ होगी, उसमें से एक मैच यहाँ पर भी होस्ट कर सकती है नेपाल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।